So good morning students, good afternoon, good evening as per the time you are watching this video and good afternoon here as well. So आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 5 का सिलेबस, बीकॉम सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं हम लोग। हाई हेलो तो अपना होता ही रहेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हम लोग हाई हेलो करते रहेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अपने सब्जेक्ट के बारे में जान लेना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी में हेडिंग दे देते हैं नो आवर सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या क्या है, या नो योर सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 5 का जो करिकुलम है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाला है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है, जो कॉमन पेपर है सबके लिए, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये एक नॉन एमसीक्यू पेपर है, ठीक है, विच कैरीज 80 + 20। ये मार्क्स सेग्रीगेशन है, तुमको पता ही है। 80 मार्क्स जो होता है वो रिटन होगा एंड 20 मार्क्स कॉलेज के वो अटेंडेंस और ये सब के ऊपर होगा। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन लॉज। टैक्सेशन लॉज, इसमें बेसिकली हम लोग दोनों ही डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड पेपर आता है हमारा ऑडिटिंग। तो ये जो टैक्सेशन पेपर है इसका भी जो मार्क्स डिवीजन है वो 80 + 20 है। अगेन इट्स अ नॉन एमसीक्यू पेपर। ऑडिटिंग का भी जो मार्क्स डिवीजन है वो 80 + 20 है। नेक्स्ट पेपर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। इसको बहुत लोग एडवांस मैथमेटिक्स भी बोलता है, एडवांस इकोनॉमिक्स भी बोलता है, ठीक है। कोई कोई इसको इकोनॉमिक्स पार्ट 3 भी बोलता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स पार्ट 1 हमारा सेमेस्टर 1 में था, देन इकोनॉमिक्स पार्ट 2 सेमेस्टर 4 में था एंड सेमेस्टर 5 में इकोनॉमिक्स पार्ट 3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इकोनॉमिक्स एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। सो ये हमारा पेपर्स है, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉज, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स एक साथ है। मतलब बेसिकली हमारा 4 पेपर है, जिसमें से जो लोग जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए 4th पेपर का एग्जाम नहीं होने वाला है, मतलब उनके लिए 4th पेपर है ही नहीं। तो जो लोग जनरल कैंडिडेट है, जो पास स्टूडेंट्स है, बीकॉम पास वाला स्टूडेंट्स है, उनके लिए पहला 3 पेपर ही वैलिड है। बट जो लोग ऑनर्स कैंडिडेट है उनको चारों पेपर स्टडी करना है। इस इकोनॉमिक्स एंड एडवांस मैथमेटिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इसमें भी सेम प्रोसीजर वही रहेगा। 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स रहेगा एंड 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम भी अलग अलग होता है, मतलब पेपर अलग अलग आएगा। इकोनॉमिक्स का पेपर अलग आएगा, सेपरेट डे पे सेपरेट एग्जाम, और मैथ्स का पेपर अलग आएगा, सेपरेट डे पे सेपरेट एग्जाम, ठीक है। इसका मतलब अगर पेपर अलग अलग आ रहा है, एग्जाम अलग अलग हो रहा है, तो दोनों सेपरेट पेपर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई सेट ऑफ वाला ऑप्शन डे 1 से तुमको समझना पड़ेगा नहीं है, तुमको दोनों पेपर में इक्वल वेटेज देना है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ क्वेश्चन ये आ रहा, तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा कि रेड से क्यों लिखे हैं, वाई अलग अलग इंक क्यों यूज किया गया। तो उसके पीछे लॉजिक है। देखो, इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल पेपर है, स्पेशली सेमेस्टर 5 में बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तुमने सेमेस्टर 4 में भी देखा होगा कि थोड़ा बहुत मोनोपोली चैप्टर से तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, थोड़ा वहाँ पे ग्राफ समझाया गया था, ठीक है। तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी अगेन कॉन्सेप्चुअल रहेगा और इसको डे 1 से स्टडी करना जरूरी है। अगेन बिजनेस मैथमेटिक्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड रहता नहीं है, मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहता, और यहाँ पे जो मैथमेटिक्स आने वाला है वो साइंस लेवल का मैथमेटिक्स आने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर्स रहेगा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, कैलकुलस पार्ट पूरा रहेगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन। सो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हम लोग रिस्की है। अगर इसको स्टडी कर नहीं किया तो इसमें हम लोग को बेसिकली जीरो नॉलेज है। जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनको इकोनॉमिक्स का इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है
एंड मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स का भी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग को टैक्सेशन ये हमारा सेमेस्टर 4 में भी किया हुआ है, सबका सेमेस्टर 4 में टॉपिक किया हुआ है, सब्जेक्ट किया हुआ है, तो वहीं से वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, वहीं से वो कंटिन्यू चलता हुआ रहेगा। सो उसी का कंटिन्यूशन रहेगा टैक्सेशन लॉस में। बेसिकली नया कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, चैप्टर्स नया आएगा बट सेमेस्टर 4 से पूरा लिंक रहेगा हर एक चैप्टर। एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को रेड क्यों मार्किंग किया गया है, इसका रीजन है कि बहुत ही लेंदी सिलेबस है, ह्यूज वास्ट सिलेबस है, ठीक है, तो इसके लेंदीनेस की वजह से इसको रेड मार्किंग किया, जिससे स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना चाहिए, बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को वेटेज ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है ऑब्वियसली, मतलब इसका पेपर भी एग्जाम में लेंदी आने वाला है। जैसे तुमने देखा होगा सेमेस्टर 4 में तुम्हारा पेपर, बहुत लोग बता रहे थे, स्टूडेंट कमेंट करके मैसेज करके बता रहे थे कि पेपर जो है आधा घंटा पहले खत्म हो गया, कॉस्ट का पेपर, टैक्स का पेपर, ठीक है, तो जिनका किया हुआ था उनका कम कंप्लीट हो गया। बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि तुम्हारा पेपर टाइम के पहले कंप्लीट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टूडेंट हो, ठीक है। जनरली लोगों का पूरा टाइम ही लग जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, मतलब ये बहुत ही ज्यादा ही लेंदी सिलेबस भी है और इसको कवर अप करना भी बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है। टैक्सेशन लॉज उतना दिक्कत नहीं होगा, ये इजी रहेगा। ऑडिटिंग तुम्हारे लिए एकदम फ्रेश सब्जेक्ट है, इसलिए इसको उन्होंने नॉर्मल इंक से लिखा है, ठीक है। ये थ्योरी है, थ्योरी बेस है, अकाउंटिंग रिलेटेड थ्योरी है, ठीक है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में तुमको सीखने को मिलेगा, जो तुमको बीकॉम के बाद भी तुम्हारा कोई भी स्टेज में जब तुम जा रहे हो, कॉर्पोरेट में जा रहे हो, तुमको यहाँ से हेल्प मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारा 4 सब्जेक्ट है, इसमें से पहला 3 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। एंड जो 4th सब्जेक्ट है अलॉन्ग विद अदर 3, जो 4th सब्जेक्ट है वो ऑनर्स कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये हमारा सब्जेक्ट था, सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट के बारे में सीख लिया है, होपफुली सब कुछ इसको कॉपी कर लिया होगा। डन, हटा देते हैं, कॉपी करने इसको फटाफट फोटो ले लेना, लोग लेट आए फोटो ले लो, ठीक है। ये हम लोग का सब्जेक्ट्स है। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ, हो गया सबका, फोटो ले लो इसको। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ। तो सबसे पहले कॉपी में हेडिंग दे दो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इसका फटाफट चैप्टर्स लिख लेते हैं, ताकि एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि क्या क्या हमको सिलेबस में पढ़ना है और क्या क्या हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत हमको उसका आइडिया है, और कौन कौन सा न्यू सब्जेक्ट, न्यू चैप्टर्स है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ जो अकाउंटिंग होने वाला है वो कंपनी रिगार्डिंग अकाउंटिंग होने वाला है, मतलब पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स हमको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा 100 मार्क्स का सिलेबस है। सो फर्स्ट चैप्टर आता है इशू ऑफ शेयर्स। ये सबको ही अपना क्लास 12 का करिकुलम में इस चैप्टर को सबने कवर अप कर रखा है, बट वो बेसिक्स था, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, जिसके ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग बोनस इशू एंड राइट इशू। तो ये नया पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारा नया पार्ट रहेगा जो इस चैप्टर में एडेड रहेगा। बोनस इशू एंड राइट इशू, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। और कंफर्म पेपर लीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जो क्वेश्चन हम क्लास में कराएंगे उसके बाहर नहीं आएगा, ये भी एकदम क्लियर कंफर्म है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट दूसरा आता है अंडर राइटिंग, ये सबके लिए न्यू चैप्टर है, एकदम न्यू कंसेप्ट। अंडर राइटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अंडर राइटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, इससे भी जनरली हर साल क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट लिखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये चैप्टर जनरली किसी का नहीं किया हुआ है, तो ये सब न्यू चैप्टर्स है, न्यू टॉपिक्स है। नेक्स्ट आता है बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, नेक्स्ट आता है इशू
एंड रिडेम्पशन of debentures, issue and redemption of debentures। तो ये इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ये हमारा बाहुबली टॉपिक है, ठीक है। इसको हम लोग जब करेंगे तो हम लोग को पूरा कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जनरली ये चैप्टर सारा स्टूडेंट क्लास में छोड़ के जाता है, मतलब इसको स्किप करके जाता है, बट हम लोग करेंगे, सारा सम बनाएंगे और जो बनाएंगे उसी के अंदर आएगा इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट आता है चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आता है चैप्टर अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, amalgamation of companies। amalgamation of companies। नेक्स्ट आता है चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट चैप्टर आता है कंपनी फाइनल अकाउंट्स। तो इतना सा ही हमारा सिलेबस है, सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ना है और 10 चैप्टर के अंदर में बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ना है। कंपनी फाइनल अकाउंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। नाउ क्वेश्चन ये आता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, ठीक है। सो देखो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये 15 मार्क्स का टॉपिक है, 15 मार्क्स। ये टॉपिक 15 मार्क्स का है। सिमिलरली कंपनी फाइनल अकाउंट भी 15 मार्क्स का टॉपिक है। इसका मतलब हमारा एग्जाम में 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 30 मार्क्स यहीं पे हो गया। तो स्टूडेंट बोल रहा है सर पहले पहले कंपनी फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, पहले पहले कंपनी फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो उसको दूसरा समझा रहे हैं, नहीं बच्चा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ये तो लास्ट में होगा ना, फाइनल अकाउंट्स तो लास्ट में होगा, फाइनल अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में होगा, अभी तो कहानी शुरू हुआ है। तो पहले हम लोग शेयर इशू करेंगे कि पहले कंपनी फाइनल अकाउंट बनाएगा? पहले कंपनी शेयर इशू करेगा, कहानी शुरू होगा। क्लियर? तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर से ही करेंगे। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है ओके ओके फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर से ही करेंगे, ओके ओके ठीक है। तो ये हम लोग का अच्छा चैप्टर जाने वाला है, बस आपको क्लास में बने रहना है, रेगुलर प्रेजेंट होना जरूरी है। और ऐसा बोलते ही यहाँ पे स्टूडेंट में एक खुशी का उमंग एकदम प्रफुल्लित हो चुका है, ठीक है। सारे स्टूडेंट प्रफुल्लित हो चुके हैं, एनर्जेटिक हो चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी भैया जल्दी जल्दी चैप्टर स्टार्ट करिए, वी कांट वेट, वी कांट वेट। सो ऐसा आप लोग के साथ भी हो रहा होगा जो आप लोग घर बैठे देख रहे हैं, ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं। सो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। देखो पहला क्लास है तो थोड़ा बहुत बातचीत तो हम करेंगे, मेरा राइट है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ, तुम भी नहीं रोक सकते। इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने मार्क्स का है? तो ये 10 मार्क्स का है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10 मार्क्स का है। बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज भी 10 मार्क्स का है। ये रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स 10 मार्क्स का है। तो ये हम तुमको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। तो तुम देखो कोई भी चैप्टर तुम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अंडरराइटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर 10 मार्क्स का है। मतलब 5 मार्क्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं, 5 मार्क्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई एमसीक्यू नहीं है क्या? नहीं, कोई एमसीक्यू नहीं है। फिर कैसे होगा, कैसे आंसर लेंगे, कैसे अदला बदली होगा? इस बार अदला बदली कुछ नहीं होगा, इस बार पूरा पूरी बदला बदली होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस बार पूरा पूरी बदला बदली होगा, एकदम चीर फाड़ के पढ़ना है एकदम, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इस पेपर में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा टफ इसलिए है, रीजन पेपर लेंदी आएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक एक क्वेश्चन में हमको उसको 20 मिनट में सॉल्व करना है। हो सकता है क्लास में सॉल्व करते समय वो क्वेश्चन 1 घंटा लग जाए या फिर 1.5 क्लास लग जाए, बट एज अ स्टूडेंट तुमको 20 मिनट में सॉल्व करना, तभी पेपर कंप्लीट हो पाएगा। तो पेपर बता दे रहे, डे 1 से बता दे रहे, पेपर बहुत लेंदी होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर इजीली कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। क्लियर? सबको फिर इसको कॉपी कर लिया होगा।
तो तुम देखो सारा चैप्टर्स में इक्वल वेटेज है, जहां पे कर्ली ब्रेसेस दिया है ना मतलब ये ऑप्शन वाला है। अब ऑप्शन में ये है कि कोई ठीक नहीं कौन सा वाला टफ आ जाए कौन सा इजी आ जाए, तो हमको सारा ही करके जाना पड़ेगा। और देखो हमने इसको स्पेशल स्माइली देके रखा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर ये चैप्टर का क्लासेस हम लोग मिस करेंगे तो समझ नहीं आने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा ही हम लोग को एफर्ट देना पड़ेगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के साथ। ये हम लोग अपना सिलेबस समझ लिया, अपना सब्जेक्ट के बारे में जान लिया, ठीक है, और सब्जेक्ट का कंटेंट्स भी देख लिया। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। तो चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस चैप्टर, सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि कंपनी क्या होता है, ठीक है। कंपनी क्या होता है, कितने तरह का कंपनी होता है, कंपनी बिजनेस हम लोग क्यों बनाते हैं, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, कितने तरह का शेयर्स होता है, कंपनी में हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, कंपनी पब्लिक से पैसा क्यों लेता है, ठीक है। तो देखो बात हो रहा है कंपनी बिजनेस का, तो सबसे पहले हम लोग कॉपी में लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एकदम जीरो लेवल से समझ रहे हैं कंपनी बिजनेस को। तो एक तरह का बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज सिंगल ओनर। सोल मतलब सिंगल, ठीक है। एक होता है एचयूएफ जो बेसिकली एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, अब ये इसका ज्यादा नामो निशान नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक होता है पार्टनरशिप, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था सेमेस्टर 3 में, ठीक है। तो जैसे देखो सेमेस्टर 3 में पूरा पार्टनरशिप था सिलेबस में, वैसे ही सेमेस्टर 5 में पूरा कंपनी अकाउंट्स रहेगा। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि और भी बहुत तरह का हो सकता है बिजनेस, ठीक है, इसमें भी इसके अंदर भी बहुत तरह का बिजनेस हो सकता है, बट बेसिकली हमको जो समझना है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में समझना है, ठीक है। नाउ कंपनी बिजनेस क्या होता है? कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनी का मतलब ही बताया गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी, तो ये सब बेसिक बात है, फटाफट इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो लिखो साथ साथ, अ कंपनी मीन्स एवरी कंपनी which is registered under the Companies Act 2013। तो कंपनी बिजनेस का मतलब होता है हर वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सो कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी मींस एवरी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब जो भी कंपनी बिजनेस इंडिया में रजिस्टर्ड है वो कंपनी कहलाएगा, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कंपनी नहीं कहलाएगा। और कंपनी कहलाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट में? द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये तो सीख गया मीनिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। थ्योरी नहीं आने वाला, बट कंपनी का इन डिटेल ग्रास रूट लेवल से लोग सीख रहे हैं, ठीक है, ग्रास लेवल से सीख रहे हैं। सो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद देखो फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी।
सो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम लोग पहला आरो निकालेंगे, लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और देखिए लिख देंगे रजिस्ट्रेशन। सो कंपनी बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, कंपनी बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। मतलब जब तक कंपनी बिजनेस को हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे वो कंपनी नहीं कहलाएगा, ठीक है। पहला क्या आ गया, फीचर्स ऑफ कंपनी में पहला आ गया इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन। दूसरा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है, ठीक है, कंपनी बिजनेस अलग है और उसके जो मेंबर्स है वो अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा आता है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स है, जो उसके ओनर्स है, उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं है। एक चीज याद रखना, जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करेगा वहां पे लायबिलिटी लिमिटेड होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है तो वहां लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करेगा वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, नए मेंबर्स आते रहेंगे, पुराने मेंबर्स जाते रहेंगे, मेंबर्स पागल हो जाएंगे, मेंबर्स मर जाएंगे, द मेंबर्स विल कम एंड द मेंबर्स विल गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने से, मेंबर्स के पागल हो जाने से कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा। नेक्स्ट आता है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी बिजनेस का जो ओनरशिप है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, मेंबर्स के हाथ में होता है, बट कंपनी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। कंपनीज आर ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, ओन्ड बाय मेंबर्स, बट मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा क्यों रखा गया है, देखो अगर हर कोई बोलेगा कि हम लोग मैनेजमेंट संभालेंगे, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज सोचो रिलायंस इंडस्ट्री में एक शेयर होल्डर थोड़ी है, कितना सारा शेयर होल्डर है। तुम्हारे घर के पास जो फुचका वाला उसने भी शेयर्स परचेज कर रखा होगा, तुमको बताया नहीं होगा ये बात उसने, ठीक है, ये बात उसने तुमको बताया नहीं होगा, उसने शेयर परचेज कर रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो वो भी तो शेयर होल्डर हो गया, वो भी तो ओनर हो गया, वही बोलेगा हम जाके कंपनी का मैनेजमेंट संभालेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो बात बिगड़ जाएगा, इतना सारा लोग अगर मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो मैनेजमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है लिमिटेड हैंड्स में, लिमिटेड लोगों के पास मैनेजमेंट रहता है। कंपनी का मैनेजमेंट मतलब कंपनी का जो डिसीजन होता है वो लिमिटेड लोग ही लेते हैं। कौन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होता है ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो कि आपस में सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, उसको बना देता है, एक टीम बनाता है, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा होता है कॉमन सील, कॉमन सील मतलब कंपनी को अगर कोई डॉक्यूमेंट पे अप्रूवल देना है, कोई डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना है, तो कंपनी क्या करता है, रबर स्टैम्प। जनरली अब कॉमन सील नहीं है, अब डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है। डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ में डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है, ये माना जाएगा कि डायरेक्टर्स ने अगर सिग्नेचर किया है तो कंपनी ने सिग्नेचर किया है। तो ये सब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, कॉपी के बीच में हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। तो ये बस हमारे लिए रिवीजन है, ये हम लोग को ऑलरेडी ये सब चीज पता है, रिवीजन होना जरूरी है। टाइप्स ऑफ कंपनी, तो पहला में लिखेंगे, पहला टाइप ऑफ कंपनी होता है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तीसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो एक वन पर्सन कंपनी है, वन पर्सन कंपनी में एक ही ओनर होगा, एक ही शेयर होल्डर होगा, एक ही मेंबर होगा। सिंगल ओनर कैन स्टार्ट अ कंपनी बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ वन पर्सन कंपनी, ओपीसी,
ठीक है, 1% कंपनी। इसमें जो ओनर है, जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, वो सिंगल पर्सन है एंड ही मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हमारे जैसे लोग, राम श्याम जोधू मोदू, जो सांस लेते हैं, जिंदा इंसान है, खाना खाते हैं, शुभम जैसे लोग, जो शुभम जैसे लोग हैं, ठीक है, नेचुरल पर्सन है। शुभम एक नेचुरल पर्सन है। शुभम भी हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, उसको हम रोक रहे फिर भी वो हंसे जा रहा है। 1% कंपनी, क्लियर। इसमें नेचुरल पर्सन होना चाहिए, क्लियर। 1% कंपनी का जो मैक्सिमम टर्नओवर है, इट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। 1% कंपनी का मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बस एक थ्योरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी भी एक तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। 1% कंपनी भी एक तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है? हर वो कंपनी जो शेयर इशू नहीं कर सकता पब्लिक को, जो पब्लिक से रुपया नहीं ले सकता, जो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकता, पब्लिक को डिवेंचर इशू नहीं कर सकता, पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकता, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हर वो कंपनी जिसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर, हर वो कंपनी जो अपना शेयर्स ट्रांसफरेबल होने से रोक रहा है दूसरे को, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, जहां पे शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जो शेयर इशू कर सकता है, डिवेंचर इशू कर सकता है और पब्लिक से फंड भी रेज कर सकता है। मतलब हमारा जो पूरा सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, वो पूरा सिलेबस किसके रिगार्डिंग रहेगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें कभी भी 1% कंपनी का बात नहीं होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बात नहीं होगा। कौन सा कंपनी पब्लिक से रुपया ले सकता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कंपनी अपना शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को फ्रीली, डिवेंचर इशू कर सकता है, पब्लिक से फंड रेज कर सकता है। अब सोचो अगर कंपनी पब्लिक से रुपया लेगा तो कंपनी का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पब्लिक को वो डिविडेंड पे करेगा। डिविडेंड्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। सो नेक्स्ट हेडिंग दे दो डिविडेंड। नेक्स्ट हेडिंग दे दो डिविडेंड। कॉपी में हेडिंग दे दो डिविडेंड। इसमें लिखो डिविडेंड्स are part of profits which is distributed among the shareholders. Dividends are part of profit which is distributed among the shareholders. ठीक है। So, अब समझ में आ रहा है कि पब्लिक क्यों अपना पैसा देगा कंपनी को, रीजन क्या है पैसा देने का, इन्वेस्टमेंट करने का रीजन क्या है, उसके बदले हमको क्या मिलेगा, पब्लिक को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट लिखेंगे फेस वैल्यू। लिखो फेस वैल्यू इज द original value of shares face value is the original value of the shares. It is also known as nominal value और par value। सो फेस वैल्यू क्या होता है? ये शेयर्स का ओरिजिनल वैल्यू है, इसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं या फिर पार वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू इज आल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू। ठीक है, ये सब बेसिक्स है जो बेसिक में धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे शेयर कैपिटल। देखो देखो शेयर कैपिटल होता है क्या है? कंपनी बिजनेस मतलब ह्यूज बिजनेस, जाइंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें कैपिटल कोई एक आदमी नहीं लगाता है। इतना बड़ा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कोई अगर एक आदमी करेगा, कोई इंडिविजुअल करेगा तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर कल को कंपनी डूब जाता है तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल को हम लोग इतना बड़ा ह्यूज कैपिटल, करोड़ों रुपए का कैपिटल है, उसको शेयर कर लेते हैं कंपनी बिजनेस में। तो कैपिटल इज शेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इसमें लिखो share capital is the capital of the company business
share capital is the capital of the company business which is shared by the shareholders, which is shared by the shareholders. Which is shared by the shareholders. Full stop. It is of the following types. It is of the following types. नंबर 1 देख लिखो, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. सो क्या होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल बहुत तरह का होता है. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, unissued share capital, issued share capital, subscribed share capital, subscribed as well as fully paid up, subscribed but not fully paid up, called up share capital, paid up share capital. हर एक चीज का मीनिंग जानना जरूरी है, ठीक है. अदरवाइज जब हमारे आगे सिलेबस में जब ये सम्स में सब आएगा, वर्ड्स आएगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. सो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकता है पब्लिक को. मैक्सिमम शेयर जो कंपनी पब्लिक को इशू कर सकता है फंड रेज करने के लिए. मैक्सिमम शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकता है, पब्लिक को ऑफर कर सकता है फंड रेज करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. जिसका दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, जिसका और एक नाम होता है नॉमिनल शेयर कैपिटल. सो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज द मिनिमम शेयर कैपिटल की मैक्सिमम. कौन सा होता है आंसर? मैक्सिमम. सो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल व्हिच द कंपनी कैन ऑफर टू द पब्लिक एंड रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. इट्स अदर नेम इज रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल. इट्स अदर नेम इज रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल. तो फटाफट ये बात लिख लेते हैं. लिखो, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम, is the maximum share capital, comma, which the company can issue to the general public, which the company can issue to the general public, which the company can issue to the general public for subscription, for subscription in order to raise funds. सो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकता है जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इन ऑर्डर टू रेज फंड्स. ठीक है. द अदर नेम फॉर ऑथोराइज्ड, the other name for authorized share capital, the other name for authorized share capital is registered share capital, registered share capital or nominal share capital. नॉमिनल शेयर कैपिटल.
सो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकता है पब्लिक को और पब्लिक से फंड रेज कर सकता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को और पब्लिक से रुपया ले सकता है इन ऑर्डर टू रेज फंड्स। अदर नेम क्या है इसका? दूसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। फुल स्टॉप। इट इज not shown in company balance sheet. It is not shown in company balance sheet. Rather shown in notes to accounts. Rather shown in notes to accounts of share capital. Of share capital मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल हम लोग कंपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, इसको कहाँ शो करते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। कंपनी बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है, हर एक चीज का डिटेल देना पड़ेगा। शेयर कैपिटल कहाँ से आया, कितना शेयर इशू किया था कंपनी ने, एक एक शेयर का प्राइस क्या है, ये सारा डिटेल देना पड़ेगा। मतलब कंपनी बैलेंस शीट में जितना आइटम है सबके लिए करस्पॉन्डिंग नोट बनाना पड़ेगा। मतलब कंपनी बैलेंस शीट में अगर 20 आइटम है तो 20 नोट्स बनाना पड़ेगा। मतलब तुम समझ जाओ कि पेपर इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। ठीक है, ऐसे नहीं करके तुमने बैलेंस शीट बना के छोड़ दिया, नोट्स टू अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, एक एक चीज का डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी एकदम ग्रास रूट लेवल से बढ़ रहे हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को और पब्लिक से फंड्स रेज कर सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। ठीक है, और ये कंपनी बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करते, बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, ये कहाँ आएगा? नोट्स टू अकाउंट। ये सब बेसिक्स है, ये सब हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा तरह का शेयर कैपिटल लिखो, अनइशूड शेयर कैपिटल। अनइशूड शेयर कैपिटल, अनइशूड शेयर कैपिटल, अनइशूड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल के बाद लिखेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। अनइशूड शेयर कैपिटल। तो देखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैसा दिखता है? मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अभी लिखना नहीं है, ध्यान से सुनो। सपोज 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऐसे दिया हुआ है। तो जिस भी दाम के आगे ना ऑफ रुपीज लिखा रहे, ठीक है, क्या वो बन जाएगा फेस वैल्यू। देखो जिस भी दाम के आगे ऑफ रुपीज लिखा रहेगा क्या बन जाएगा? फेस वैल्यू। इसी को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर, मतलब कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को? 1 लाख। क्या उससे ज्यादा कर सकता है? हाँ कर सकता है, लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, आरओसी के पास जाना पड़ेगा। बट ऑथोराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, उससे ज्यादा अगर करना है तो लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये एक लिमिट है, सीलिंग लिमिट है, इससे ज्यादा शेयर लिमिट बढ़ाए बिना कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता। इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल। अब इसमें से मान लो कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किया है, 80,000 शेयर्स हैव बीन इशूड टू द पब्लिक। कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया, कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को कि आओ मेहरबान कदरदान हमारा शेयर परचेज करो, आओ हमारा शेयर परचेज करो, 80,000 शेयर परचेज करो, 10 रुपए करके परचेज करो। कंपनी ने ऐसा ऑफर दिया पब्लिक को, न्यूज़पेपर में आया ऑफर, ठीक है, सोशल मीडिया में छाया हुआ ऑफर, क्लियर। तो 80,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है, तो कंपनी कितना शेयर इशू नहीं किया? 20,000 शेयर्स। उसी को बोलते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। इसका मतलब, इसका हम डेफिनेशन, इसका मीनिंग ऐसे बना सकते हैं, अनइशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच हैज नॉट बीन इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अनइशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच हैज नॉट बीन इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो कितना इजीली डेफिनेशन बन गया, लिख देते हैं इस डेफिनेशन को। अनइशूड share capital is that part
of the authorized share capital, is that part of the authorized share capital, is that part of the authorized share capital which has not yet been issued, which has not yet been issued, which has not yet अभी तक been issued to the public for subscription, सो अनइश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो अभी तक कंपनी ने इशू नहीं किया पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, बाद में कभी करेगा, अभी के लिए 80,000 शेयर इशू किया है। तो नेक्स्ट लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, नाउ इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इसका भी डेफिनेशन हम लोग इसको देख के बना सकते हैं। Issued share capital is that part of the authorized share capital which has been issued to the public for subscription. Issued share capital लिखो साथ साथ, issued share capital is that part of the authorized share capital, is that part of the authorized share capital, is that part of the authorized share capital which has been issued oblique offered, which has been issued oblique offered to the public, to the general public, to the general public for subscription. तो अब ये के डाउट आ रहा है कि ये कौन सा कंपनी शेयर इशू कर सकता है, ऐसा कौन सा कंपनी जो शेयर इशू कर सकता है? बताओ गुनगुन, बताओ ऐसा कौन सा कंपनी है जो शेयर इशू कर सकता है? ऑप्शन ए ओपीसी, ऑप्शन 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑप्शन 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखो एमसीक्यू ला दिया, एमसीक्यू एग्जाम में तो नहीं होने वाला, क्लास में हो सकता है। कौन सा कंपनी है? एंड द आंसर इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें देखो कितना क्लियर आंसर दिया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कॉन्फिडेंस एकदम फूट के भरा हुआ है हमारे स्टूडेंट्स में, ठीक है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्लियर? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसा कंपनी जो शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को और पब्लिक से फंड रेज कर सकता है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल, दैट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी शेयर इशू कर सकता है पब्लिक से रुपया ले सकता है, मैक्सिमम। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी शेयर इशू कर सकता है और पब्लिक से मैक्सिमम रुपया ले सकता है, ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल। ये कंपनी बैलेंस शीट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है? इसको हम लोग कहाँ शो करते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में, क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, वो तो मेरा लिमिट है। लिमिट अगर मेरा लिमिट ऑथराइज का लिमिट 1 लाख है, हमने 80,000 शेयर इशू किया है, तो ट्रांजैक्शन 80,000 शेयर से होगा, ठीक है? अकाउंटिंग बुक्स में अकाउंटिंग 80,000 शेयर्स का होगा। अनइश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द authorized share capital which is yet not been issued to the public for subscription. Issued share capital क्या होता है? It is that part of the authorized share capital. Authorized share capital का वो पार्ट है जो पब्लिक को हमने ऑफर किया है, इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन, क्लियर? नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 4, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, subscribed share capital, subscribed share capital. Now what is subscribed share capital? subscribed share capital authorized share capital का वो पार्ट है या फिर issued share capital का वो पार्ट है, ठीक है? subscribed share capital authorized share capital का भी पार्ट है, issued का भी पार्ट है, दोनों का पार्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? authorized share capital,
उसके अंडर सब आता है। क्लियर? सो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड बाय द जनरल पब्लिक। सपोज कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। कंपनी ने इशू किया है, इशूड 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अगर ये दोनों डेटा देखेंगे तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल इन रुपीस टोटल कितना है 10 लाख एंड इशूड शेयर कैपिटल इन रुपीस टोटल कितना है 9 लाख। आ रहा है समझ में? इसके अलावा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 85,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी ने अपने तरफ से ऑफर किया था, पब्लिक को बोला था 90,000 शेयर परचेज करो, पब्लिक ने सिर्फ 85,000 शेयर परचेज किया है। कंपनी ने अपने तरफ से ऑफर किया था 90,000 शेयर परचेज करने का, तो पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, कितना खरीदा है 85,000 शेयर्स। सो 5,000 शेयर जो डिफरेंस दिख रहा है वो अनसब्सक्राइब्ड रह गया, अनसब्सक्राइब्ड, किसी ने नहीं परचेज किया। क्लियर? अनसब्सक्राइब्ड रह गया। तो 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख का इशूड शेयर कैपिटल, 85,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8,50,000 का सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द जनरल पब्लिक, which has been subscribed by the general public. तो लिखो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल is that part of the issued share capital which has been subscribed by the general public, which has been subscribed by the general public, which has been subscribed by the general public. So subscribed share capital क्या होता है? It is that part of the issued share capital जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। आगे लिखो it is of two types, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी 2 तरह का होता है। it is of two types, सो 2 टाइप्स से 2 एरो निकालेंगे। एक में लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप या फिर पार्टली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 2 तरह का होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एंड दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 2 तरह का, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। इसका मीनिंग क्या है? सपोज पब्लिक ने 85,000 शेयर सब्सक्राइब किया था और पब्लिक ने पूरा 10 रुपया, एक शेयर पे 10 रुपया पूरा जमा कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पब्लिक ने 85,000 शेयर सब्सक्राइब तो किया था बट पूरा 10 रुपया जमा नहीं किया, 8 रुपया जमा किया है, तो क्या वो फुल्ली पेड अप है? नहीं। 10 का शेयर है, 8 रुपये जमा किया है, 2 रुपये तो बाकी है ना, तो वो नॉट फुल्ली पेड अप हो जाएगा। क्लियर?
तो अभी कितना तरह का शेयर कैपिटल सीख गया, पहला होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर होता है इशूड शेयर कैपिटल, अनइशूड भी होता है, अनइशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। called up share capital. Now what is called up share capital? देखो एक शेयर का फेस वैल्यू सपोज 10 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया एक शेयर का। पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा लेता है, कंपनी पैसा तोड़ तोड़ के लेता है। मान लो एप्लीकेशन कितना ले रहा है, 3 रुपया। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। कंपनी पहले एप्लीकेशन का पैसा कितना ले लिया, 3 रुपया। कंपनी पहले एप्लीकेशन का पैसा कितना ले लिया, 3 रुपया। देखो एप्लीकेशन तो हर कोई जमा करेगा। तुम कॉलेज में गए, तुमने अप्लाई किया होगा, भाई हर कोई अप्लाई करता है, उसका एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे हमने शेयर परचेज किया तो हमने एप्लीकेशन जमा किया होगा, फिर एप्लीकेशन का पैसा सूखा सूखा तो हम लोग एप्लीकेशन जमा नहीं करेंगे, कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, एप्लीकेशन में थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन हमने 3 रुपया करके जमा किया था। फिर उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रहा है, मान लो अलॉटमेंट मांग रहा है 4 रुपया, तो 3 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मान लो कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहा है, तोड़ तोड़ के अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहा है। मान लो फर्स्ट कॉल 2 रुपया है, तो बता दो फाइनल कॉल कितना होगा, फाइनल कॉल कितना होगा, 1 रुपया होगा। इतना क्या सोचना है, 10 रुपया का फेस वैल्यू है, 3 रुपया एप्लीकेशन है, 4 रुपया अलॉटमेंट है, 3 और 4 7, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, तो फाइनल कॉल कितना होगा, 1 रुपया, ठीक है। फाइनल कॉल कितना होगा, 1 रुपया। यहां तक समझ में आ रहा है, ओके। अगर कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा लेके रख लिया तो ऑब्वियसली कंपनी उससे अलॉटमेंट का पैसा भी मांगेगा। तो मान लेते हैं कि कंपनी में पहले शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन जमा किया, उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, फिर कंपनी उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, शेयर होल्डर दे दिया, फिर कंपनी उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, शेयर होल्डर दे दिया। अभी तक इसके आगे कंपनी और पैसा अभी तक मांगा नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, बट कॉल्ड अप कितना है, 9 रुपया। कंपनी उससे ये 3 ही चीज मांगा है, कंपनी ने उससे सिर्फ ये 3 चीज मांगा है। वो 3 चीज क्या क्या है, एप्लीकेशन का 3 रुपया मांगा है, अलॉटमेंट का 4 रुपया मांगा है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया मांगा है। अभी तक कंपनी ने उससे 1 रुपया डिमांड नहीं किया है। सो दिस काइंड ऑफ शेयर इज पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स। 10 रुपया फेस वैल्यू, 9 रुपया कॉल्ड अप। अगर कल को कंपनी उससे फाइनल कॉल का 1 रुपया भी मांग लेगा, कल को कंपनी उससे फाइनल कॉल का भी 1 रुपया मांग लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, फेस वैल्यू भी 10 रुपया, कॉल्ड अप भी 10 रुपया, फेस वैल्यू भी 10 रुपया और कॉल्ड अप भी 10 रुपया। तब ये क्या बन जाएगा, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप। क्लियर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, फेस वैल्यू 10 रुपया, कंपनी में पहले शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन जमा किया होगा, कंपनी एक्सेप्ट करके रख लिया, फिर कंपनी ने उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फिर कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फिर कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगा। अगर कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया, सारा इंस्टॉलमेंट मांग लिया, तो ये हो जाएगा फुल्ली कॉल्ड अप। अगर कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा तो ये पार्टली कॉल्ड अप। अगर कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांगा तो ये हो जाएगा पार्टली कॉल्ड अप। सो कॉल्ड अप 2 तरह का हो सकता है, फुल्ली कॉल्ड अप एज वेल एज पार्टली कॉल्ड अप। अगर फेस वैल्यू भी 10 रुपया है और पूरा पैसा कंपनी मांग चुका है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स। और अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है बट कंपनी अभी सिर्फ पार्ट मांगा है तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स। Clear? So called up share capital is that part of the subscribed share capital which has been called up by the company. Called up share capital is that part of the subscribed share capital which has been called up by the company. मतलब कंपनी जितना रुपया मांग चुका है उसको हम लोग बोलते हैं called up share capital. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं called up share capital is that part of the subscribed share capital. Called up share capital is that part of the subscribed share capital which has been called up
which has been called up by the company, which has been called up by the company, which has been called up by the company. So called up share capital is that part of the subscribed share capital which has been called up by the company, called up by the company, called up by the company. ठीक है, इसमें भी दो तरह का हो सकता है, पार्टली कॉल्ड अप एज वेल एज फुल्ली कॉल्ड अप. लिख दो इसमें. इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स. सो टू टाइप से हम लोग क्या करेंगे, दो एरो स्ट्राइक आउट करेंगे. फुल्ली कॉल्ड अप एंड पार्टली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पार्टली कॉल्ड अप. क्लियर. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल. ठीक है, कॉल्ड अप हो गया, अब लिखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल. देखो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी जितना रुपया मांगा है उसमें शेयर होल्डर ने जितना रुपया दे दिया है उसको बोलते हैं पेड अप. अगर कंपनी ने हमसे 10 रुपया मांगा है, हमने 10 रुपया ही दे दिया तो फुल्ली पेड अप. अगर कंपनी ने हमसे 10 रुपया मांगा है, हमने अभी तक सिर्फ 8 रुपया दिया है, 2 रुपया दिया नहीं अभी तक, तो ये पार्टली पेड अप. ठीक है, सो शेयर्स कैन बी फुल्ली पेड अप एज वेल एज पार्टली पेड अप. इसका मतलब पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का पार्ट है. जितना रुपया कंपनी मांगा है उसी में से या तो हम पूरा दे देंगे या तो कुछ बाकी रहेगा. तो हम बोल सकते हैं ना, पेड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. पेड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच हैज बीन पेड बाय द जनरल पब्लिक, विच हैज बीन पेड बाय द जनरल पब्लिक, जिसके लिए जनरल पब्लिक ने पैसा दे दिया है. और जितना रुपया पब्लिक दिया है उतना ही बैलेंस शीट में आएगा. मतलब यही वो कैपिटल है जो बैलेंस शीट में आएगा. मतलब पेड अप शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा, बाकी सब बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा. क्योंकि कंपनी को जितना रुपया मिला है उतना का ही रिकॉर्डिंग होगा, उतना का ही ट्रांजैक्शन हुआ है, उतना का ही जर्नल होगा, वही बैलेंस शीट में आएगा. सो पेड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच हैज बीन पेड अप बाय द जनरल पब्लिक. तो लिख लेते हैं इसको, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल is that part of the called up share capital. Paid up share capital is that part of the called up share capital which has been actually paid, which has been actually paid by the general public, which has been actually paid by the general public. ठीक है, सो हम लोगों ने क्या देखा कि एक होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होता है अनइशूड शेयर कैपिटल, एक होता है इशूड शेयर कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, एक होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल. क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? सारा चीज क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर. सो अभी क्या करेंगे ना, रिवीजन करेंगे. रिवीजन का टाइम है, इंस्टेंट रिवीजन करेंगे और चेक करते हैं कितनों लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है. सो कौन आना चाहेगा हमारे साथ ये क्विज खेलना है हम लोग को कि अभी तक जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसका एक रैपिड क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, रैपिड फायर क्वेश्चन ऐसा वाला कुछ होने वाला है और स्टूडेंट को क्या करना है, आंसर करना. और क्या करना है उसको, स्टूडेंट और क्या करेगा, आंसर ही तो करेगा. क्वेश्चन हम पूछेंगे, स्टूडेंट आंसर करेगा, उसको इंस्टेंट रिवॉर्ड दिया जाएगा. उसके लिए जो भी रिवॉर्ड दिया जाएगा वो दिया जा सकता है. ठीक है, सो अभी शुभम हाथ उठा रहा है, काफी देर से वो आना चाहता है, तो आओ शुभम आ जाओ.
सो मीट शुभम, ठीक है, शुभम चौधरी, राइट। सो शुभम, तुम कॉन्फिडेंट हो आंसर देने के लिए? जी सर। तुमने टॉपिक पूरा समझ लिया? कोई डाउट है टॉपिक में? अभी तक तो नहीं। अभी तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तुम बताओ कंपनी कितना तरह का होता है? कंपनी में कितना टाइप्स ऑफ कंपनी होता है? ओपीसी होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, पब्लिक लिमिटेड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओपीसी में नेचुरल पर्सन होना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन। तो ये थोड़ा कंफ्यूज था, बट इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद आता है कि कंपनी किस एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए? एक्ट का नाम? कंपनी एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एनी अदर प्रीवियस लॉ, ये भी सही है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है कि और क्या पढ़ाए थे, और हमको बता दो कि डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज डिविडेंड? बेसिकली होता है क्या डिविडेंड? डिविडेंड जो प्रॉफिट से जो हम लोग रिसीव करते हैं उसी को, मतलब डिविडेंड प्रॉफिट का ही पार्ट है, ठीक है, वेरी गुड। डिविडेंड्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज कंपनी रिसीव, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी क्योंकि नया नया है, ठीक है। सो डिविडेंड्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, है ना। डिविडेंड्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट बताओ शुभम, फेस वैल्यू क्या होता है? उसका दूसरा नाम क्या होता है? फेस वैल्यू, दूसरा नाम नॉमिनल वैल्यू, ओके, पार वैल्यू। par value and it is the original value of shares, okay। next शुभम बताओ शेयर कैपिटल कितने तरह का होता है और एक एक को थोड़ा बहुत डिफाइन करो, थोड़ा बहुत इसका मीनिंग एक्सप्लेन करो। शेयर के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो कंपनी मैक्सिमम लिमिट तक कर सकता है। मैक्सिमम शेयर जो कंपनी इशू कर सकता है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ओके। और इशूड शेयर कैपिटल जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बता दिया। और नेक्स्ट इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। वेरी गुड। इशूड और जो कंपनी ने इशू किया पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, खरीदने के लिए। सो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बता दिया, इशूड बता दिया। नेक्स्ट अनइशूड शेयर, अनइशूड भी बता रहा है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है अनइशूड है क्या है? शेयर जो वो शेयर होता है जिसका पब्लिक के लिए इशू किया है उसमें से जो नहीं, अनइशूड तो इशू कैसे हो जाएगा? इशूड का ही शेयर का पार्ट है वो। अनइशूड इशूड कैसे हो जाएगा? इशूड नहीं हुआ है वो, जल्दी बताओ। वो इशूड नहीं हुआ है, उसी को बोलते हैं जो मतलब ये बोल रहा है कि जो अनइशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, राइट। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोला जाता है, इसका भावनाओं को हम समझ रहे हैं, इसका फीलिंग्स को हम समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, आपको मेरा फीलिंग समझना है, शुभम का फीलिंग नहीं समझना है। सो अनऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या सॉरी अनइशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो कंपनी ने अभी तक इशू नहीं किया है। नेक्स्ट, इशूड शेयर कैपिटल बता दो। इशूड शेयर कैपिटल जो इशू कंपनी ने इशू किया है, ओके, फॉर द सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब पब्लिक उसको खरीदे, ऑफर कर रहा है पब्लिक को कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट पेड अप, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशू के बाद सब्सक्राइब आता है। इशू के बाद सब्सक्राइब जितना शेयर किया उतना ही उससे जितना शेयर कंपनी ने इशू किया है उससे कम भी सब्सक्राइब हो सकता है। हाँ, तो ये बोलना चाहता है जितना शेयर कंपनी इशू किया है पब्लिक उससे कम भी खरीद सकता है या जितना इशू किया उतना भी खरीद सकता है, ठीक है। सो बेसिकली सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दैट पार्ट ऑफ द शेयर इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, व्हिच हैज बीन इशूड सब्सक्राइब बोलो तो सब्सक्राइब बोलेंगे ना, सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। थोड़ा नर्वस हो गया है, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बाद दूसरा बताओ। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब बाद कॉल्ड अप आता है, बता दो कॉल्ड अप क्या होता है? कॉल्ड अप जो कंपनी कॉल लेता है, 3-4 तरह का होता है, एप्लीकेशन कॉल, अलॉटमेंट कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ओके, फाइनल कॉल है तो पूरा तो पेड अप माने फुल्ली पेड अप शेयर है। ओके, और जब भी फाइनल कॉल तक नहीं हुआ है, जैसे कि हाफ हुआ है तो जब पूरा ही पैसा मांगा है, पूरा नहीं मांगा है तो पार्टली कॉल्ड अप है। उसके बाद है पेड अप शेयर। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? जितना पेड किया है, कौन पे किया है? कौन पे किया? कंपनी की शेयर होल्डर, शेयर होल्डर किसको पे किया? कंपनी को। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का पार्ट है कि ऑथराइज का पार्ट है कि इशूड का पार्ट है कि तीनों का पार्ट है? पेड अप शेयर कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। आंसर इस तीनों का पार्ट है। कॉल्ड अप का है तो उसका भी है, चलो कॉल्ड अप भी चलेगा, करेक्ट आंसर वो भी है। और पेड अप शेयर कैपिटल दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल व्हिच हैज बीन पेड बाय द कंपनी, पेड बाय द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ठीक ठाक ही था, ठीक है। इसको भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, क्लियर।
उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और ये रिवॉर्ड है क्योंकि इसका आंसर अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, आगे भी इसको रिवॉर्ड और अच्छा जब मिलता रहेगा, तो ये एक तरह से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ठीक है, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। और ऐसे करके हमारे क्लास में गिफ्ट होते रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 100 रुपया दे रहे, क्या कर रहे हैं सर, 500 रुपया भी देंगे, लेकिन आंसर वैसा होना चाहिए, उस क्वालिटी का होना चाहिए, एंड दिस इज जस्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, कम ऑन। सो ये हमारे क्लास में देखो होता रहता है, ठीक है, ये हमारे क्लास में होता रहता है और आगे भी होता रहेगा, रेगुलर होता रहेगा। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स लोग अटेंटिव रहेंगे एंड दे विल ट्राई कि वो लोग और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, वो लोग मोटिवेट हो सके। ये सब दिया जा रहा है जस्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। ऐसा कोई हमारा स्ट्रैटेजी नहीं है कि नहीं ये एडवर्टीजमेंट का एक तरीका है, गंदा एडवर्टीजमेंट हम लोग नहीं करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो और हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक होता है अनइशूड शेयर कैपिटल, एक होता है इशूड शेयर कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, एक होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल। और कंपनी बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल आता है, बाकी सब नोट्स टू अकाउंट दिखाते हैं, बाकी सब हम लोग कहाँ शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक सबका क्लियर है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट बनाएंगे जो सबके लिए नया है, और हमारा पूरा सिलेबस में वो शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट ही चलेगा, ठीक है। तो कंपनी बैलेंस शीट कैसा दिखता है वो हम लोग को भी बनाना है। लिखो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट, ठीक है, एज पर शेड्यूल, एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3, फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। सपोज कोई भी बैलेंस शीट है, जैसे मान लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ कोई भी, तुम अपना फेवरेट एक्ट्रेस का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। देखो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुमको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सबका पर्सनल मैटर है, ठीक है, कौन किसका नाम लिख रहा है। सो बैलेंस शीट ऑफ कोई भी नाम तुम लिख सकते हो, ठीक है। सो हमने नाम लिख दिया, जो हमको ठीक लगा हमने नाम लिख दिया। उसके बाद लिख दो एज ऑन, एज ऑन। ऑब्वियसली बैलेंस शीट है तो ये एंडिंग में बनेगा, साल के एंड में बनेगा, ठीक है। बैलेंस शीट अगर है तो साल के एंड में बनेगा। पर्टिकुलर्स, सर क्या बोल रहे हैं सर, बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स नहीं होता, एसेट लायबिलिटी होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से पढ़ते आ रहे, एसेट लायबिलिटी होता है। नहीं 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 मुन्ना नहीं, पर्टिकुलर्स होगा, पर्टिकुलर्स होगा। ये कंपनी बैलेंस शीट है, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर्स लिखना है, पर्टिकुलर्स लिखना है। तो पर्टिकुलर्स, उसके बाद आ जाएगा नोट नंबर, पर्टिकुलर्स के बाद आ जाएगा नोट नंबर। ये नोट नंबर में हम लोग को नोटिंग देना है, नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे हमने शेयर कैपिटल का नोट बनाया, ठीक है, उसमें डिटेल बताते हैं हम लोग कहाँ से कितना रुपया आया है, एंड लास्ट में आ जाता है अमाउंट। वैसे तो बैलेंस शीट में देखो दो अमाउंट का कॉलम होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर का और एक होता है करंट ईयर का। जो कंपनी बैलेंस शीट होता है ना, उसमें दो कॉलम होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर का अमाउंट और एक होता है करंट ईयर का अमाउंट, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का, बट हमारा एग्जाम में करंट ईयर वाला ही खाली आने वाला है, हमारा बीकॉम एग्जाम में ज्यादा नहीं आने वाला है, करंट ईयर वाला आने वाला है। सो फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, बैलेंस शीट ऑफ रश्मिका मंदाना लिमिटेड एज ऑन दिस 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 एंड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सर चैप्टर स्टार्ट हो गया क्या, इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट हो गया क्या? नहीं 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 मुन्ना नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है, बट उससे पहले हम लोग ये सब बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नंबर 1 पे लिख देंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर में लिख देंगे शेयर कैपिटल, के अंदर में लिख देंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल। नाउ शेयर्स हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, शेयर दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स।
जो भी कैपिटल होगा, जो भी दोनों को मिला के शेयर कैपिटल होगा, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में। और वो आया कैसे, उसका हम लोग को डिटेल शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कॉलम में हमने एक टिक दे दिया है, क्रॉस जैसा दे दो, ठीक है। बी में लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब कंपनी का जितना भी प्रॉफिट्स होता है वो कहाँ होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। कंपनी का जितना भी प्रॉफिट्स है वो कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। जैसे बचपन में हम लोग सोल प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग करते थे, तो सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, तो सिंगल ओनर का बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है ना वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। बट इन केस ऑफ अदर बिजनेस जैसे पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट डायरेक्टली कैपिटल में ऐड नहीं होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। सिमिलरली कंपनी बिजनेस में भी क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, डिविडेंड दिया जाता है। जैसे शुभम ने आंसर दिया था डिविडेंड, कितना अच्छा आंसर दिया था। शुभम ने आंसर दिया था डिविडेंड्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अभी भी देखो वो आंसर दिए जा रहे, वो दिए जा रहे, बोल हमको और आंसर देना, और आंसर देना है, तो उसको बगल वाले उसको रोक रहा है, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से ये ऑन रहेगा, और ये हर क्लास ऑन रहेगा। मतलब जो जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ते जाएंगे उनके लिए बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तुम सोचो अगर 20 दिन क्लास है, ठीक है, 20 दिन क्लास और 20 दिन हमने सही आंसर दे दिया, मतलब तुम काउंट कर ही सकते हो, ठीक है। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे, ठीक है। ये मौका सबको मिलेगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर। ओके, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अभी क्या है ना, अभी क्लास में ना ये बात कर, तुमको लेना है, तुमको लेना है, ठीक है, हमको लेना है, तो ये अच्छा चीज है ना भाई, तो अच्छा है, स्टूडेंट इससे पढ़ाई करेंगे। हम क्या चाहते हैं, टीचर क्या चाहता है, स्टूडेंट पढ़ाई करे, टीचर कभी पैसा नहीं चाहता है, ठीक है, चाहे कोई भी टीचर हो। टीचर चाहता है कि स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा आना चाहिए, ठीक है। ये सुनने में अजीब लगे बट ये सच है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, नीचे क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर होल्डर का पैसा। शेयर होल्डर्स फंड को हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड में बेसिकली दो चीज आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2 में नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा, अगर कंपनी ने कोई लोन ले रखा है बैंक से और उसका टेन्योर जो है, लाइफ पीरियड जो हम लोग को पेमेंट करना है, वो लोन 2 साल के बाद पे करना है, 4 साल के बाद पे करना है, 10 साल के बाद, या कंपनी ने अगर कोई डिवेंचर इशू कर रखा है, तो जितना भी बड़ा बड़ा लोन का अमाउंट है जो 1 साल के अंदर वो नहीं चुका सकते, वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा, क्लियर। सिमिलरली और क्या क्या इसमें आ सकता है, इसमें और आ सकता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नॉन करेंट लाइबिलिटीज एक हेडिंग है, देखो ब्रॉड हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी। सबसे ब्रॉड हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लाइबिलिटी उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। पॉइंट नंबर सी में अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज। इसमें आ जाएगा ए में लिख देंगे ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड पेएबल्स के अंदर दो चीज आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली क्रेडिटर्स नहीं लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा। ट्रेड पेएबल्स हेडिंग है, उसके अंदर दो चीज आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। सो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है ट्रेड पेएबल्स। बी में लिख दो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ठीक है, तो वो करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, वो करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। सी में लिख दो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसके अंदर खाली ऐसा ही नहीं खाली प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, बहुत सारा आइटम आएगा, प्रपोज डिविडेंड आएगा, इंटरिम डिविडेंड आएगा,
ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड आएगा। नेक्स्ट लिख दो अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहा कुछ तो कहाँ शो करना है, अदर करंट लायबिलिटीज, सबका हेड बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसको लिखना है। तो ये बैलेंस शीट का एक पार्ट हुआ, इधर टोटल लिख देते हैं, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट। हम लोग पहले ही दिन बैलेंस शीट क्यों लिख ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब सम बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट हमने टी फॉर्म में नहीं बनाना है, शेड्यूल 3 के फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो ये एक डेमो है कि इस तरह से तुम्हारा बैलेंस शीट दिखेगा। हाँ डाउट, हम लोग शेड्यूल 6 भी पढ़े थे, रिवाइज शेड्यूल 6, हाँ। उसी को शेड्यूल 3 बोलते हैं, रिवाइज शेड्यूल 6 और शेड्यूल 3 सेम होता है, ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, एसेट्स आएगा, ठीक है, जैसे मान लो कॉपी शो करना है एक बार, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, तुम लोग को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो इसी के नीचे एसेट्स आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे एसेट्स, इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले नंबर 1 में लिख देंगे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स। नाउ एसेट्स में सबसे पहले आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आ जाएगा पॉइंट नंबर ए देख लिख दो, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको पहले फिक्स्ड एसेट बोलते थे, अब उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, ठीक है, जिसको हम लोग पहले फिक्स्ड एसेट बोलते थे, हाँ पीपीई किट जैसा वैसा साउंड कर रहा है, तो पहले जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते थे, अब उसको फिक्स्ड एसेट नहीं लिख सकते, उसका नाम क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें आ जाएगा टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आ जाएगा, मोटर कार, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब आ जाएगा। तो एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि ये क्या पूरा हेडिंग बना के लिखना जरूरी है, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे नहीं चलेगा, तो उसको दूसरा स्टूडेंट मार्क देने जा रहा है, एकदम नहीं चलेगा, ठीक है, एकदम नहीं चलेगा। तो पहले हेडिंग क्या है, ब्रॉड हेडिंग है एसेट्स, उसके अंदर नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। सो टेंजिबल एसेट्स में सामने तुम टिक दे दो और इनटेंजिबल एसेट्स सामने भी टिक दे दो, मतलब इसका अमाउंट हमको अमाउंट कॉलम में लिख देना है, ठीक है। बी में लिख दो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ना उसको हम लोग कौन सा हेडिंग के अंदर दिखाना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगा उसको हम लोग को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेडिंग के अंदर दिखाना है। सी में लिख दो अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। तो ये अदर नॉन करंट एसेट कहाँ काम आएगा, जब अमलगमेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब सिखाया जाएगा, इसमें भी एक आइटम आता है अदर नॉन करंट एसेट्स में, जैसे कोई भी फिक्टिशियस एसेट रहेगा तो उसमें उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, अगर उसका अमाउंट बड़ा है तो एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर क्या आता है, टेंजिबल एसेट्स, और क्या आता है, इनटेंजिबल एसेट्स। बी में क्या आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और सी में क्या आता है, अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। नेक्स्ट 2 में लिख देंगे करंट एसेट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले ए देके लिखेंगे इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसको क्या बोल के लिखना है, इन्वेंट्रीज। तो अगर स्टॉक को स्टॉक लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन में स्टॉक लिखा है बट तुमको स्टॉक नहीं लिखना है, अगर तुमने स्टॉक लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। बी में लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड
रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें बेसिकली क्या क्या आएगा बताओ। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स आता था, बिल्स पेबल आता था, तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आएगा, ठीक है, डेटर्स आएगा और बिल्स रिसीवेबल आएगा। नेक्स्ट सी में लिख देंगे अदर, ऐसे लिख दो पहले शॉर्ट टर्म, पहले लिख दो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो लोन हमेशा लायबिलिटी हो ये जरूरी नहीं है, अगर हमने किसी को उधार दिया है तो वो एसेट बन जाता है। लोन्स एंड एडवांसेस में प्रीपेड आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसको किस हेडिंग में दिखाना है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाना है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने मान लो एडवांस टैक्स पे कर रखा है, ठीक है, सरकार के मांगने से पहले हमने टैक्स पे कर रखा है, उसको किस में दिखाना है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। डी में आ जाएगा अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट। एंड लास्ट पॉइंट नंबर ई में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो इस तरह से हमारा जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो दिखने में होगा। इसके सामने लिख देंगे टोटल। तो ये कंपनी का बैलेंस शीट है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।